हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम MSD 11 की कहानी यही सच है का अंतिम पार्ट, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसके मुख्य पात्र हैं दीपा, निशित, संजय और हीरा। तो गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब भी दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे अपने घर से कहीं कहीं बहुत दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चेहरा उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक मैं उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बातें समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा जानकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की अतल गहराइयों में जमी हुई हैं। इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर मुझे हुआ। याद आता है, तुम निशित को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। पर आज मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते और मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं के भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल के रखा। पर आज भ्रम के छलना के सारे जाल छिन भिन हो गए। आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मुझे अपने संबंधों का विश्लेषण किया है, तो जैसे मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो ही गया तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आ रहा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया था। मेरा मरा हुआ मन हरा भरा हो उठा था। मैं कृतकृत्य हो उठी थी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोषण तन्मयता के पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में आए नहीं। और तुम ही बताओ, आए थे क्या कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो कभी मैंने तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया था। सोचती हूँ निश्चित तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की थी। निशित के चले जाने के बाद जो मेरे मन में विराट शून्यता आ गई थी और खोखलापन आ गया था, उसकी पूर्ति तुमने की थी। दीपा सोच रही है। तुम उसके पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें अपना प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच तुम्हें प्रीतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक अच्छी तरह जान गई हूँ एक बात में, कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती रहीं, जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी। ये सब मैंने खुद से किया। अपने मैंने खुद से प्रश्न किया, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन में किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय नहीं करती रह सकती। छी, ये कितनी गलत बात है। नहीं जानती ये सब कुछ सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान में रजनीगंधा मुरझा गए हैं। वह फूल झरकर जमीन पर इधर उधर यूं ही पड़ गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई का। छोटा सा पत्र है। लिखा था, दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम भी आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक होंगी कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल गया। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी मैं, दीपा ने सोचा। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थे दूर रहकर अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्द में लिख देती, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ में ये भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही मेरा सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के सामने छाई हुई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात को सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र
सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। आज निशित को पत्र लिखे चौथा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना सा लग रहा था सारा दिन। किसी भी तो काम में मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है कि पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की थी। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर अपने आप से प्रश्न किया दीपा ने। निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं धकीलती सी खुद को सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती मुझे कहाँ जाना है। फिर भी निरुद्देश्य से चलती जाती हूँ, पर आखिर कब तक यूं ही भटकती रहूँगी। हार कर लौट पड़ती हूँ। कमरे पर आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही मन में विचार आता है, क्या जो मैं कुछ सोच रही थी वह निरा भ्रम था? मात मेरी कल्पना में मेरा अनुमान? नहीं, मैं उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने मेरे मन तन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए हुए उन मधुर क्षणों में कैसा भ्रम मान लूँ, जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही चक्र रोकी हुई है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। वह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। फरफराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय की ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा हुआ यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। वो जल को देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की हो देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेके पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल पे आकर बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन। वह चाहता है पर लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है इसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया था कि वे तुम्हें तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु, निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के सामने लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है, तो क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उससे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी होकर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? संजय ने कहा। तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चले। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? संजय ने कहा। पर मुझसे बोला नहीं चाहता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है।
कसती ही जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा रही है। तभी मैं अपने गाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ था, सब मिथ्या था, सब भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बन जाते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।